तेलंगाना के एक छोटे से गांव का किसान जिसने अपने खेत में मिर्ची बो रखी थी, उसकी सबसे बड़ी टेंशन हमेशा ये रहती थी कि इस बार बारिश सही टाइम पर होगी या नहीं, कहीं कीड़े मकोड़े फसल खराब तो नहीं कर देंगे, और जब फसल तैयार होगी तो मंडी में अच्छे दाम मिलेंगे भी या नहीं। लेकिन फिर उसी गांव में एक नई पहल शुरू हुई, सागू बागू। ये कोई नॉर्मल स्कीम नहीं थी, बल्कि एक ऐसा प्रोजेक्ट था जहां एआई और डेटा ने किसानों की जिंदगी बदलनी शुरू कर दी। अब किसानों को सीधे मोबाइल पर जानकारी मिलने लगी कि कब पानी देना है, कब दवा छिड़कनी है, कब कीट हमला कर सकते हैं और मंडी में बेचने का सही टाइम कौन सा होगा। यानी खेती अब किस्मत या अंदाजे से नहीं, बल्कि एआई की गाइडेंस से होने लगी। और नतीजा, जहां पहले किसान किसी तरह गुजारा कर पाता था, अब उसकी पैदावार और कमाई दोनों लगभग दोगुनी हो गई। इस प्रोजेक्ट से करीब 7,000 मिर्ची के किसान जुड़े और इस मॉडल को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तक ने सहारा। आज कुछ कंपनियां ऐसी टेक्नोलॉजीज बना चुकी हैं जिनसे कोई भी एक्टर किसी भी लैंग्वेज में बोल सकता है। डर भी है कि अगर एआई ने क्रिएटिव जॉब्स ले ली तो क्रिएटिव लोगों के पास आगे जाने के लिए और जगह नहीं बचेगी। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। हर बार जब कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, चाहे वो कंप्यूटर हो, रोबोट्स हो या फिर एआई, इसने इंसानों की नौकरियां छीन ली हैं। पहले मिडिल क्लास जॉब्स जैसे टाइपिंग, फाइलिंग, डेटा एंट्री, ये सब इंसान किया करते थे, लेकिन आज यही काम मशीनें और सॉफ्टवेयर कर रहे हैं। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि एआई आखिर आज के समय में इतना खास क्यों है? कैसे ये हर सेक्टर को बदलने की ताकत रखता है? दोस्तों, दुनिया में जब भी कोई नई रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी आती है तो उसका असर सिर्फ एक इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे समाज और इकोनॉमी पर पड़ता है। और इसका कमाल ये है कि ये एक साथ प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन और एफिशिएंसी तीनों को कई गुना बढ़ा देती है। इतिहास गवाह है कि जब जब कोई नई रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी सामने आई है, उसने एक तरफ पुरानी इंडस्ट्रीज को तो हिला दिया है, लेकिन दूसरी तरफ एक नई गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज भी पैदा किए हैं। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है स्टीम इंजन। 18वीं सदी की शुरुआत में ये बना और सदी के अंत तक इसने पूरे ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज का चेहरा बदल कर रख दिया। ब्रिटेन में शुरू हुई ये क्रांति धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई। स्टीम इंजन आने से पहले टेक्सटाइल प्रोडक्शन एक कॉटेज इंडस्ट्री हुआ करती थी, मतलब लोग अपने घरों में हाथ से लूम चलाकर कपड़ा बनाते थे। लेकिन स्टीम इंजन के साथ फैक्ट्रियों में स्टीम पावर्ड स्पिनिंग मशीनें और वीविंग मशीनें आई और यहीं से सब कुछ बदल गया। फर्क देखिए, जहां एक स्किल्ड वर्कर एक घंटे में सिर्फ 100 मीटर धागा बना पाता था, वहीं मशीनें 10,000 मीटर धागा बना रही थी, वो भी सिर्फ 2 वर्कर्स के साथ। मतलब पहले जहां 100 वर्कर्स चाहिए होते थे, अब वही काम सिर्फ 2 वर्कर्स और एक मशीन से हो सकता था। थी कि इसने नौकरियां खत्म नहीं की, बल्कि एक मैसिव बूम ला दिया, खासकर कॉटन ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में। जानते हो क्यों? क्योंकि पहले कॉटन मिल्स सिर्फ पोर्ट्स के आसपास ही लगानी पड़ती थी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का साधन घोड़े और खच्चर होते थे, जो महंगे भी थे और स्लो भी। लेकिन जब स्टीम इंजन और रेलवेज आए तो सब कुछ बदल गया। अब मिल अगर 200 किलोमीटर दूर भी हो तो भी ट्रांसपोर्ट सस्ता और तेज हो गया। इसीलिए जमशेदजी टाटा ने नागपुर में टेक्सटाइल मिल लगाई थी, जबकि बॉम्बे पहले से ही मिल से भरा पड़ा था। रेलवेज ने उन्हें यह मौका दिया कि नागपुर का कॉटन आसानी से बॉम्बे के पोर्ट्स तक पहुंच जाए, और नतीजा 150 साल में ब्रिटिश कॉटन इंपोर्ट्स 13 मिलियन पाउंड से बढ़कर 1 बिलियन पाउंड्स हो गया। स्टीम इंजन ने ब्रिटेन को उस दौर का सबसे अमीर देश बना दिया और अंततः उसने पूरी दुनिया पर कब्जा भी कर लिया। असल में दोस्तों हुआ दोनों। जिन्होंने नई स्किल्स सीख ली, उनके लिए नए अवसर बने, लेकिन जो अपने स्किल्स बदल ही नहीं पाए, उनकी कंपनियां डूब गईं और वर्कर्स बेरोजगार हो गए। और यही साइकिल बार बार हिस्ट्री में रिपीट हुई है। जैसे ब्लॉकबस्टर कंपनी इंटरनेट को नहीं समझ पाया और पुराने कैसेट मॉडल पर ही अटका रहा, वहीं नेटफ्लिक्स अरबों डॉलर्स की कंपनी बन गई। वहीं बॉर्न्स एंड नोबल ने ऑनलाइन मार्केट को इग्नोर किया और उसी इंडस्ट्री से अमेजन ने ट्रिलियन डॉलर्स एम्पायर खड़ा कर लिया। अब अगर एआई के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है यूपीएस, यानी यूनाइटेड पार्सल सर्विस। एक्चुअली अर्ली 2000s में जब लोग एआई की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तब यूपीएस ने एक बोल्ड कदम उठाया था। उन्होंने अपने ट्रक्स में सेंसर्स, जीपीएस डिवाइसेस और टेलीमेटिक्स सिस्टम लगाकर डेटा कलेक्ट करना शुरू किया था। एंड 10 साल बाद उस डेटा से एक शॉकिंग रिजल्ट सामने आया। यूपीएस ने अनाउंस किया कि अब उनके ट्रक्स लेफ्ट टर्न नहीं लेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, अब डिलीवरी रूट्स में मैक्सिमम राइट टर्न्स ही लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि एआई और डेटा एनालिसिस से पता चला कि लेफ्ट टर्न्स ज्यादा टाइम, ज्यादा फ्यूल और ज्यादा एक्सीडेंट्स कराते हैं। क्योंकि जैसे इंडिया में लेफ्ट टर्न फ्री होता है, वैसे ही यूएसए में राइट टर्न फ्री होता है। यानी ड्राइवर्स बिना सिग्नल का इंतजार किए राइट टर्न ले सकते थे।
डेटा ने साबित किया कि छोटा रूट लेकर सिग्नल पर वेट करना एक्चुअली इनएफिशिएंट था, जबकि थोड़ा बड़ा रूट लेकर सिर्फ राइट टर्न्स लेना ज्यादा फास्ट और ज्यादा एफिशिएंट साबित हुआ। और इसका नतीजा वाकई हैरान करने वाला था। सिर्फ एक साल में यूपीएस ने अपनी दूरी 7,47,000 किलोमीटर कम कर दी और इससे लगभग 1,90,000 लीटर फ्यूल बचा लिया और करीब 20,000 एक्सीडेंट्स भी कम हुए। सोचिए, आज एआई उनका कोर बिजनेस नहीं था, लेकिन एआई को सबसे पहले अपनाकर आज यूपीएस अपने कॉम्पिटिटर्स से पूरे 10 साल आगे निकल चुका है। इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सामने आती है कि हर बार जब कोई नया रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी आती है तो लोग 3 कैटेगरीज में बढ़ जाते हैं। पहले इनेबलर्स, यानी वो लोग जो नई टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन और फैलाव में मदद करते हैं, जैसे रिसर्चर्स, इन्वेंटर्स और यूनिवर्सिटीज। दूसरा यूजर्स, यानी आप और हम जैसे लोग जो इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ और काम को बेहतर बनाते हैं। और तीसरे होते हैं इग्नोरर्स, यानी वो लोग जो नई टेक्नोलॉजी को अपनाने से कतराते हैं और उसी पुराने तरीके से काम करना पसंद करते हैं। दोस्तों, याद रखिए कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो इंसानों को रिप्लेस नहीं करती, वो सिर्फ उन लोगों को रिप्लेस करती है जो इसे करना नहीं सीखती। और आज वो टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।